अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुशामदीद। हमारे नावल का नाम है जन्नत के पत्ते और आज इसकी एपिसोड है 24। यहीं टूटी थी मेरी हील। इसने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी मुरम्मतशुदा हील को देखा। लकड़ी की बहुत बारीक हील अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। फिर कितना ख्वार करवाया था इसने इस दिन। सुरख हील, सुरख कोट, बरसती बारिश, इसे बहुत कुछ याद आया था। आओ पार्क में चलते हैं, हाले इसे बुला रही थी, मगर वो इसी तरह खड़ी सर झुकाए अपनी हील को देख रही थी। लम्हे भर को इसके गिर्द जगमगाता स्क्वायर हवा में तहलील हो गया। सारी आवाज़ें बंद हो गईं। वो बिल्कुल साथ खड़ी अपनी हील को देख रही थी। यहीं टूटी थी इसकी हील, यहीं ब्लड यानी खून, मगर खून सुरख होता है। सुरख लकड़ी, लकड़ी की हील। इसकी मुतहर निगाहों ने टाक्सिम स्क्वायर का अहाता किया। आफाकी आंसू, आसमान के आंसू, बारिश, नहरें तकसीम होती थी इस जगह। इसकी नज़रें मुजस्मे के गिर्द फैले घास के कित्ता-राज़ी पर जम गई, जिन्हें दो गर्जर गायें स्लिप के निशान की तरह काट रही थी। जमर्द घास जो मसलूब थी, साकिन हुई, पथरीली बनी। आज़ादी, यकीनन मुजस्मा आज़ादी। अता तारक का मुजस्मा इस्तकलाल यानी प्यार जो खो गया। डीजे, इसके जहन में झमाका हुआ। उधर 7 इस्तकलाल ज्यादसी में डीजे गिरी थी। उस रोज़ टाक्सिम स्क्वायर में ट्यूलिप की महक फैली थी, अलामती खुशबू। ट्यूलिप्स जो इस्तंबुल की अलामत है। इस जगह के नीचे क्या था? लकीरें नहीं, लाइंस। हाँ, मेट्रो लाइंस, रेलवे लाइंस। नीचे रेलवे स्टेशन था। एक एक करके पजल के सारे टुकड़े जुड़ते जा रहे थे। इब्लिस का निशान किस चीज़ का निशान था भला? हया, ये आदमी हमें फॉलो कर रहा है। हाले ने इसका बाजू झंझोड़ा। वो हाले की तरफ मुतवज्जा नहीं थी। किसी ख्वाबदीदा कैफियत में वो बुड़बुड़ाई, पूरे 6 हरूफ टाक्सिम। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। इसने पजल हल कर लिया था। हया, ये आदमी हमारे पीछे आ रहा है। हाले की आवाज़ में ज़रा सी घबराहट थी। वो जैसे किसी ख्वाब से जागी और पलटकर देखा। सड़क के इस पार खड़ा शख्स इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो एकदम बर्फ़ का मुजस्मा बन गई। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और इसके चेहरे को कैसे भूल सकती थी? अब्दुर्रहमान पाशा आने के साथ और अफरा तफरी कितनी ही तस्वीरों में वो इसे देख चुकी थी। वो इसे देखकर जिस शनासाई से मुस्कुराया था, इससे साफ जाहिर था वो इसे पहचान चुका है। चलो वापस स्ट्रीट में चलते हैं। वो हाले का हाथ थामे तेज़ी से वापस पलट गई। लोगों के रश में इसे जगह बनाते तेज़ तेज़ कदमों से फुटपाथ पे चलते हुए वो दोनों इस शख्स से दूर जा रही थी। जब हया को यकीन हो गया कि वो इनको खो चुका है, तो इसी तरह हाले का हाथ मजबूती से पकड़े एक कॉफ़ी शॉप में आ गई। पता नहीं कौन था, उन्होंने एक कोने वाली मेज़ का इंतखाब किया था। हाले 2 मग गर्मा गर्म काफ़ी के ले आई और अब वो दोनों आमने सामने बैठी इस आदमी के बारे में तबादला ख्याल कर रही थी। हाँ, पता नहीं कौन था। इसने लाताल्लुकी से शाने उचकाए और गरम कप लबों से लगाया। एकदम ही कॉफ़ी का घूंट किसी तल्ख जहर की तरह इसकी गर्दन को जकड़ गया। इसे सामने से पाशा आता दिखाई दिया था। वो कॉफ़ी शॉप में कब दाखिल हुआ उन्हें पता ही नहीं चला था। हाले वो इधर ही आ गया। इसने सरासिमगी सी कैफियत में कप नीचे किया। हाले ने परेशानी से पलटकर देखा। वो ऐन इनके सर पर आ पहुंचा था। क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूं, मिसिस जिहान सिकंदर? कुर्सी की पुश्त पर हाथ रखकर खड़े इसने मुस्कुराते हुए पूछा। फ्रेमलेस ग्लासेस के पीछे से झलकती आंखों में वाजिया मुस्कुराहट थी। वो लम्हा मुलाकात जिससे इसको कभी डर नहीं लगा था, इस वक्त बेहद खौफजदा कर गया था। जी ज़रूर, बैठिए। इसने कप पे अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बाज़ाहिर मुस्कुराकर कहा। हाले ने इसे आंखों में कोई इशारा किया था। हया ने समझकर सर को असबात में ज़रा सी जंबिश दी। जैसे ही वो कुर्सी खींचकर बैठने लगा, हया ने गरम गरम कॉफ़ी इसके चेहरे पर उलट दी। पाशा के लिए यह हमला कतन गैर मुतवक्का था। गो के रद्द अमल के तौर पर इसने चेहरा फ़ौरन पीछे किया था। इसके बावजूद काफ़ी इसके रुखसार को झुलसा गई थी। छपक छपक जल्दी जल्दी हाले ने इसका हाथ थामा और दूसरे ही लम्हे वो दोनों बाहर भागी थी। काफ़ी गर्म थी
और इसने पाशा का चेहरा सुर्ख कर दिया था। वो बुलबुलाकर चेहरा हाथों से साफ करने की कोशिश कर रहा था। दूसरे गाहक और वेटर्स इसकी जानिब लपके थे। ये वो आखिरी मंजिल था जो हया ने बाहर निकलने से पहले देखा था। वो नहीं आ रहा, जल्दी चलो। गली में लोगों के रश में से रास्ता बनाते हुए तेज कदमों से दौड़ते हाले बार बार गर्दन मोड़कर देखती थी। बर्गर किंग सामने ही है, जल्दी से इसमें चले जाते हैं इससे पहले कि वो बाहर निकले। मगर तुम्हें इस पर कॉफ़ी उंडेलने की क्या ज़रूरत थी? हाले ने झुंझला कर कहा। कुछ पुराने हिसाब उतारने थे। तुम खुद ही तो मेरे कप की तरफ इशारा कर रही थी। मेरा मतलब था कि कप छोड़ दो और बाहर निकलो। वो मज़ीद बहस किए बिना हाथ से हाले का हाथ खींचती बर्गर किंग का गिलास डोर धकेल कर अंदर दाखिल हुई। वो दोनों ऐसे अंधाधुंध तरीके से दौड़ती आई और इस्तकबालिया काउंटर पे आकर दम लिया कि वहाँ मौजूद लड़का कदरे बुखला गया। क्या हुआ? जिहान नहीं है इधर। वो समझा वो दोबारा जिहान के लिए आई हैं। ठीक है, हया ने पूरे सांस के दरमियान हाथ उठाकर कहा। तुम्हारे किचन में कोई दरवाज़ा है जो पिछली गली में खुलता हो? किचन में नहीं, मगर पेंट्री में बैक डोर है। आप मेरे साथ आए। शायद वो समझ गया था कि वो दोनों किसी से बचना चाह रही हैं, सो बिना कोई मज़ीद सवाल किए वो उन्हें अपनी रहनुमाई में पेंट्री में ले आया। पेंट्री मुस्ततील की सी थी और इसमें स्टोरेज शेल्फ और बड़े बड़े फ्रिज रखे हुए थे। कुछ दूसरा कार्ड कबाड़ भी था। वो रहा दरवाज़ा। इसने एक दरवाजे की जानिब इशारा किया और एक मशकूक नज़र इन पे डालता वापस पलट गया। हाले ने पेंट्री से किचन में खुलने वाला दरवाज़ा बंद किया और फिर कदरे तजव्वुज़ से पिछली गली के दरवाजे को देखा। अभी बाहर निकलने का फ़ायदा, गोरसल तो 1:30 बजे आएगी, तब तक यहीं बैठते हैं। वो एक कोने से 2 प्लास्टिक की कुर्सियां उठा लाई और कमरे के वस्त में फर्श पे आमने सामने रखी। वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि तुमने ठीक ही किया। इस्तकलाल जैतसी में अक्सर ऐसे ड्राइंग लोगों से टकराव हो जाता है जो अजीब हरकतें करते हैं। तभी मैंने काफ़ी उल्टी ताकि वो फ़ौरन हमारे पीछे ना आ सके। वो कुर्सी पे नहीं बैठी बल्कि दरवाजे के करीब चली आई। दरवाजे के साथ एक चौकोर खिड़की नुमा रोशनदान था। वो बहुत ऊंचा नहीं था बल्कि हया के चेहरे के बिल्कुल बराबर था। इसने रोशनदान की शीशे की साइड एक तरफ की तो ठंडी हवा और पिछली गली की आवाज़ें अंदर आने लगी। वो इस्तकलाल स्ट्रीट की बगली गली थी। इस्तकलाल स्ट्रीट की दोनों जानिब ऐसी ही गलियां थी जो ज़रा तंग और छोटी मगर दोनों अतराफ से इमारतों से घिरी थी। अब तो मुझे बताओ ये मंगनी का क्या किस्सा है? ज़रा सुकून का सांस मिला तो हाले को दूसरी बात याद आ गई। वो पुरजोश सी कुर्सी पे आगे होकर बैठी। हया ने पलट कर देखा और मुस्कुरा दी। जो तनाव और परेशानी वो थोड़ी देर पहले महसूस कर रही थी वो पेंट्री की फ़ज़ा में तहलील होता जा रहा था। बताती हूँ। वो कुर्सी पे आ बैठी और गोरसल शटल आने तक वो सारा किस्सा सुना चुकी थी। बस में भी सारा रास्ता वो दोनों यही बातें करती रही। अगर वो जानता था तो इसने पहले इजहार नहीं किया, अब कर दिया, यही बहुत है। वो बहुत प्रैक्टिकल और कमगोसा आदमी है। इससे वाबस्ता तवक्कात मैंने अब कम कर दी हैं। इसने शाने उचकाकर कहा। कमरे में आकर हाले तो सोने चली गई। टाली और चेरी भी तब तक सो चुकी थी, जबकि इसने पहले तो अपनी मेज़ की दराज में से इस डब्बिया की तस्दीक की जिसमें मोबाइल शॉप के लड़के ने GPS ट्रेसर डालकर दिया था। वो दराज में ही रखी थी जहां वो छोड़कर गई थी। फिर पाशा को कैसे पता चला कि वो कहाँ है? हो सकता है इसकी किसी और शय में भी ट्रेसर हो या फिर वो महज इत्तफाक हो, लेकिन इसके इत्तफाकात तो कम ही होते थे। इतना तो इसे यकीन था। जो भी है, वो हर शय को जहन से झटक कर अपना पजल बॉक्स निकाल कर दबे कदमों बाहर आ गई। बालकनी की बत्ती इसे दिखते ही जल उठी। वो वहीं पहले जीने पे बैठ गई और पजल बॉक्स चेहरे के सामने किया। चारों पहलियां एक चकोर की सूरत में बॉक्स के चारों अतराफ पे लिखी थी। चकोर, स्क्वायर, तकसीम स्क्वायर। धड़कते दिल और नम हथेलियों के साथ वो स्लाइड्स और ऊंचे नीचे करने लगी।
ताकसिम का आखिरी हरफ एम जैसे ही जगह पे आया, क्लिक की आवाज़ के साथ बॉक्स की दराज स्प्रिंग की तरह बाहर निकली। वो बिना पलक झपके बेयकीनी से बॉक्स के अंदर देख रही थी। इसने मेजर अहमद का पजल हल कर लिया था। वो बॉक्स खोल चुकी थी। दराज में एक सफ़ेद मुस्ततिल कागज़ रखा था। वो कागज़ पूरी दराज पे फिट आ रहा था। इसने 2 उंगलियों से पकड़कर कागज़ बाहर निकाला। बालकनी की मंदम रोशनी में वो कागज़ पे लिखी तहरीर बिना किसी दिक्कत के पढ़ सकती थी। चाबी के नीचे 2 फुल स्टॉप। इसने बेयकीनी से वो सतर पढ़ी जो कागज़ के ऊपरी हिस्से पर लिखी थी। क्या ये कोई मजाक था? अप्रैल फूल। इस कागज़ के टुकड़े के लिए इसने इतनी मेहनत की। कागज़ के चारों कोनों में छोटा छोटा 6 का हिंसा भी लिखा था। इसने कागज़ पलटा। इसकी पुष्ट पे बिल्कुल वस्त में एक बारीक कोड छुपा था। छोटी पतली 1 इंच की लकीर और इसके नीचे एक सीरियल नंबर। शैम्पूज, लोशन और अनगिनत दूसरी अशिया के लिफाफों और डब्बों के कोने में अक्सर ऐसे ही बारकोड छुपे होते हैं। इस बारकोड को वो क्या करेगी? मगर नहीं, बॉक्स में कुछ और भी था। दराज की ज़मीन से एक लोहे की लंबी और अजीब वजह की चाबी चिपकी थी। इसने 2 उंगलियों से चाबी को खींचा तो वो जो गूंद के महज एक कतरे से चिपकाई गई थी उखड़कर हया के हाथ में आ गई। हया ने देखा चाबी के नीचे मौजूद लकड़ी में 2 मोटे मोटे नुक्ते लिखे थे और इनके दरमियान लिखा था इमनेट। फिर कोई पजल, फिर पहेलियाँ। चाबी तले 2 फुल स्टॉप। वो दोनों नुक्ते इसे मिल गए, मगर अब वो इनका क्या करे? काश वो ये सब उठाकर मेजर अहमद के मुंह पर दे मार सकती। ये चाबी किस शय की थी? किसी कमरे, किसी गाड़ी, किसी घर की? अगर पहाड़ खोदने पे ये मरा हुआ चूहा ही निकलना था तो बेहतर था वो इसे तोड़कर ही निकाल लेती। अच्छा मजाक था। इसने खफगी से दराज बंद की तो वो फिर बाहर निकल आई। इसने दोबारा दराज को अंदर धकेला और इसे पकड़े पकड़े स्लाइड्स ऊपर नीचे की। कोड बार का हिस्सा हरफी लफ्ज़ बिगड़ गया। बॉक्स फिर से लॉक हो गया। इसने हाथ हटाया तो दराज बाहर नहीं आई। वापस बिस्तर पर लेटते हुए वो बेहद कड़ रही थी। एक चाबी से कोई और पजल बॉक्स खुलेगा, इससे कोई और, इससे कोई और। क्या वो सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ ताले ही खोलती रहेगी? अच्छा मजाक था। फिर वो जहन से ये सोचे झटक कर पाशा के बारे में सोचने लगी। एक मुतमईन मुस्कुराहट खुद ब खुद इसके लबों पर बिखर गई। बहुत अच्छा किया इसने काफ़ी उलटकर। वो इसी काबिल था। हकीकत में अपने रूबरू पाशा को देखते हुए इसे तस्वीर से बेहतर लगा था। इसका कद काफ़ी ऊंचा था, 6 फीट से भी ऊपर, और लिबास भी मुनासिब था। आंखें पे बगैर फ्रेम की ग्लासेस लगाए और ज़रा सी बड़ी शेव। वो रूबरू देखने में बस ऐसा था कि मुकाबिल की इज्जत करे, मगर इससे बढ़कर कुछ नहीं। हैंडसम तो वो इसे कभी नहीं लगा था, ना ही इसकी शख्सियत में कोई सहर था जिसकी बातें बहारें करती थी। वो देखने में बस दरमियाने दर्जे का आदमी लगता था, या शायद इस्तकलाल स्ट्रीट में चहलकदमी करने के लिए इसने खुद को एक आम आदमी की तरह ड्रेसअप करके कैम्यूफ्लाज कर रखा था। शायद यही बात हो। वो इन्हीं सोचों में घिरी कब नींद के समंदर में डूब गई, इसे इल्म ही ना हो सका। इसने चाबी की हॉल में घुमाई और फिर अलमारी का पट खोला। सामने वाले खाने में जहां चंद कागजात के ऊपर इसने जली हुई इतराफ वाला पजल बॉक्स रखा था, अब वो वहाँ नहीं था। इसके जहन ने लम्हों में कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई। अगले ही पल वो पट बंद करके बाहर आया था। बहारे गुल सीढ़ियों के दहाने पे खड़े होकर इसने आवाज़ दी। बहारे काफ़ी दिनों से इस आवाज़ की मुंतज़िर थी, मगर अब्दुर्रहमान को अपनी मसरूफियत में अलमारी खोलने का मौका शायद आज मिला था। इसलिए अब आवाज़ सुनकर वो जो टीवी के सामने बैठी थी ताबदारी से उठी और सर झुकाए मुअद्दब अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तीसरी मंजिल के दहाने पे पहुंचकर इसने सर उठाया। वो इसके सामने खड़ा था। वो अभी अभी होटल से आया था, सो टाई की नाट ढीली किए कोट के बगैर था। इसे मुतवज्जा पाकर अब्दुर्रहमान ने सवालिया आइब्रो उठाई। क्या बहारे गुल मुझे बताना पसंद करेंगी कि वो पजल बॉक्स कहाँ है? मैं पसंद करूँगी। बहारे ने सादगी से इस बात में सर हिलाया।
मैंने वो हया को वापस कर दिया। वो चंद लम्हे कुछ कह नहीं सका। इसका चेहरा बेतासुर था, मगर बहारें जानती थी कि इसे धचका लगा है। वो किसकी इजाज़त से? वो तुम्हारी चीज़ नहीं थी अब्दुल रहमान, जिसकी थी मैंने इसे दे दी। वो चंद सानिया इसे देखता रहा, फिर इसके सामने एक पंजे के बल फर्श पे बैठा और सीधा बहारे की आंखों में देखा। क्या तुमने मुझसे राजदारी का वादा नहीं किया था? मैं रहमान के बंदे को खुश करने के लिए रहमान को नाराज़ नहीं कर सकती। मैं झूठ नहीं बोल सकती। इसकी बड़ी बड़ी आंखें भीग गई। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है बहारे, ये दुनिया इसी की होती है, लेकिन फिर इसकी आखिरत नहीं होती। आयशे गुल कहती है। वो ज़ख्मी अंदाज में मुस्कुराया। फिर तो मुझे तुम्हारे दूसरे वादे का भी एतबार नहीं करना चाहिए। नहीं, हम वाकई ही जजीरे पे किसी से तुम्हारे बारे में बात नहीं करते। वो नहीं, एक और वादा भी था हमारे दरमियान, हमारा लिटिल सीक्रेट। बहारे के कंधों पे एकदम बहुत भारी बोझ सा आ गिरा। इसने उदासी से अब्दुल रहमान को देखा, जो मुंतज़िर सा उसे ही देख रहा था। बहुत पहले अब्दुल रहमान ने इससे अहद लिया था कि अगर वो मर गया तो वो इस जनाजा भी देगी और इसकी मैयत को ऑन भी करेगी। तुम सच बोलने वाली बहारे गुल पे एतबार कर सकते हो। पूरा अदालार बल्कि पूरा तुर्की तुम्हें छोड़ दे, मगर बहारे गुल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। और हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए जब तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर दो। तुम कहो कौन अब्दुल रहमान, कहाँ का अब्दुल रहमान? तुम ऐसी बातें मत किया करो, मुझे दुख होता है। इस बारे में भी आयशे गुल की कोई कहावत ज़रूर होगी। वो ज़रा सा मुस्कुराया। इसको छोड़ो, वो तो बहुत कुछ कहती रहती है, मैं दूसरे कान से निकाल देती हूँ। इसने नाक पे से मक्खी उड़ाकर गोया अब्दुल रहमान को अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। वो तो मुझसे इतनी खफा थी कि मैंने तुमसे शादी की बात क्यों की। लिहाजा फिर रुककर बहारे ज़रा तशवीश से बोली, तुम मुझसे शादी करोगे ना अब्दुल रहमान? साथ ही इसने गर्दन मोड़कर इर्द गिर्द देख भी लिया। आयशे करीब में कहीं भी नहीं थी। वो धीरे से हंस दिया। मगर मैं तुम्हारी नई दोस्त में दिलचस्पी रखता हूँ। वो तुमसे शादी क्यों करेगी? वो अपने कज़न को पसंद करती है और इसका कज़न बहुत हैंडसम है। बहारे को जैसे गुस्सा आया था। और तुम्हारी दोस्त को अब्दुल रहमान जैसा कोई बदसूरत नहीं लगता होगा, है ना? ये सच है, इसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, मगर मुझे तुमसे ज़्यादा कोई हैंडसम नहीं लगता। वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। बहारे ने गर्दन उठाकर उसे देखा। सुनो, वो हया के पज़ल बॉक्स पे जो पहली खुदी थी, वो किसने लिखी थी? वो जाते जाते ज़रा चौंक कर वापस पलटा। मुझे कैसे इल्म हो सकता है? मैंने तो अभी तक इस बॉक्स पर गौर ही नहीं किया था। नहीं, दरअसल मेरे बॉक्स की पहली और हया की पहली बिल्कुल एक सी थी। तभी हया ने मुझसे पूछा था कि मेरी पहली किसने लिखी है। वो वाक़तन चौंका था। इसने ये महसूस क्यों नहीं किया? वो ये बात नज़रअंदाज क्यों कर गया? फिर तुमने क्या कहा? ठहरो, तुमने कहा होगा कि अब्दुल रहमान के पास हर काम के लिए बहुत से बंदे होते हैं। बहारे मुंह खुल गया। तुम्हें कैसे पता? बहारे गुल, मैं तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम्हें जानता हूँ। वो कहकर रुका नहीं। बहारे ने आज़र्दगी से उसे जाते देखा। वो इससे खफा था, वो जानती थी, मगर आयशे कहती थी बंदा खफा हो जाए खैर है, बस रहमान खफा ना हो। उफ, इसने सर झटका। आयशे गुल की कहावतें। एडिटोरियम स्टूडेंट से खचाखच भरा था। बास्केटबॉल का मैच जारी था। कोर्ट में लड़के नारंगी गेंद उछालते इधर उधर भाग रहे थे। तमाशाइयों की निगाहें भी गेंद पर लगी थी। मखसूस शोर, हंगामा और रश। हया इन सबसे बेनियाज अपना बैग थामे कुर्सियों की कतारों के दरमियान रास्ता बनाती आगे बढ़ रही थी। इम्तिहान करीब थे और इन दिनों वो इतनी मसरूफ़ थी कि मुस्तकीम से बात करने का मौका ना मिल सका। अभी लतीफ़ ने बताया कि वो ऑडिटोरियम में है, तो वो यहाँ आ गई। वैसे भी अब वो फ़लस्तीनी लड़कों से बातचीत में ज़रा एहतियात करती थी। नहीं, वो तो वैसे ही डिसेंट और भाइयों जैसे थे, मगर वो ही नहीं रुक रही थी। वो जानती थी कि अब वो स्कार्फ लेती है, सो इसके नाम के साथ कोई गलत बात जुड़ी तो वो बदनाम इसका स्कार्फ होगा। इसलिए इसकी कोशिश होती थी कि वो मुस्तकीम या हुसैन वगैरह से तन्हाई में ना मिले, बल्कि किसी ऐसी जगह पे मिले जहाँ सबके सामने ही हो।
वो तीसरी कतार में बैठा था, निगाहें खेल पर मरकूज किए कुर्सी पर आगे होकर बैठा। वो मैच की तरफ मुतवज्जा था। इसके बाएं तरफ 2 कुर्सियां खाली थी। वो एक कुर्सी अपने और इसके दरमियान छोड़कर बैठ गई और बैग से पजल बॉक्स निकालकर इसके सामने किया। वो चौंका। मैंने इसे खोल लिया। इसका कोड टाकसिम था। क्या तुम आगे मेरी मदद कर सकते हो? ओह सलाम, ठहरो मैं देखता हूँ। मुक्तसिम ने दराज खोली और कागज़ पे लिखी तहरीर पढ़ी, फिर इसे पलटा। बारकोड? बारकोड तो अशिया के पैकेट्स पे लगा होता है, इसे कोई मशीन ही डिटेक्ट करती है। ये बारकोड भी मशीन के लिए ही है ताकि वो इसे पहचाने, मगर किधर हो? शायद इस सतर से कोई मदद मिल जाए। वो फिर से कागज़ पलटकर सतर पढ़ने लगा, फिर नफ़ी में सर हिलाकर दराज से चाबी उठा ली। बाज़ाहिर तो यही लगता है कि ये सतर इस चाबी तले लिखे 2 नुक्तों और इस लफ्ज़ की तरफ इशारा कर रही है और ये लफ्ज़ किसी ताले की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे इमेंट कहते किसे हैं? इसने ज़रा उलझन से पूछा। ये इमानत है ना, हमारा वाला अमानत। तुर्क में भी इसको यही कहते हैं। इसने बेख्तियार गहरी सांस अंदर खींची। एक तो तुर्क और उर्दू की मुमासलत। मुझे ये लगता है हया कि इसने तुम्हारी कोई अमानत कहीं लॉक लगा कर रखी है और इसकी चाबी तुम्हें दी है। हो सकता है कोई अजीमुल शान सा महल हो या कोई ब्रांड न्यू गाड़ी। वो अपनी बात पे खुद ही धीरे से हंसा। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। हो सकता है इस बॉक्स में कोई नादीदा लिखाई हो और आंच दिखाने से मैं कोशिश कर चुकी हूँ। इस एक लफ्ज़ अमानत के सिवा इसमें कुछ नहीं लिखा। इसने बॉक्स में सारी चीज़ें अलट पलट कर डाली और इसे बंद करके जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मुक्सिम मज़ीद इसकी मदद नहीं कर सकता था। अब जो भी करना था इसे खुद करना था। इम्तिहानों के बाद कुछ सोचूंगी, अभी तो इस किस्से को बंद ही कर देते हैं। जवाबन मुक्तसिम ने मुस्कुराकर शाने उकसा दिए। वो ऑडिटोरियम से निकल रही थी जब इसका मोबाइल बजा। अम्मा इस वक्त तो फ़ोन नहीं करती थी। फिर इसने बैग से मोबाइल निकाल कर देखा। ये वही पाकिस्तान का नंबर था जिससे पहले भी मेजर अहमद ने फ़ोन किया था। हेलो। कुर्सियों की कतार से रास्ता बनाते वो ज़रा ऊंचा बोली थी। इर्द गिर्द कहे शोर में मेजर अहमद की आवाज़ मुश्किल सुनाई दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वही नरम खूबसूरत ठहरा हुआ अंदाज। अब वो इससे चिढ़ती नहीं थी बल्कि ज़रा एहतियात से बात कर ही लेती थी। वालेकुम अस्सलाम, मेरी खैरियत आपको पता लगती ही रहती होगी। वो बाहर कॉरिडोर में तेज़ तेज़ चलती जा रही थी। जवाबन वो धीरे से हंसा। अब ऐसा भी नहीं है। आपको लगता है मुझे आपके अलावा कोई काम नहीं है? मुझे लगता तो खैर यही है कि आपको और पाशा को मेरे अलावा कोई काम नहीं है। गुस्से में खैरियत? कोई मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं कितनी पहेलियां बूझूं? इसने जज से अंदाज में कहते हुए अपना बैग उतारकर संभाजी की इमारत की बैरूनी सीढ़ियों पे रखा। मैं माजरत ख्वाह हूँ, बाज़ चीज़ें इतनी हसास होती हैं कि उन्हें बहुत राजदारी से किसी के हवाले करना पड़ता है ताकि वो गलत शख्स के हाथ ना लग जाएं। वैसे 1 घंटे का काम था, आपने ही इतने दिन लगा दिए। खैर आपका पजल तो मैं हल कर ही लूँगी, मगर क्या गारंटी है कि आखिर में मुझे अप्रैल फूल के अल्फाज नहीं मिलेंगे। वो वही सीढ़ियों पर बैठ गई थी। इस्तंबुल की धूप इर्द गिर्द सब्ज़ाजार को सुनहरीपन अता कर रही थी। इतना गैर संजीदा समझती हैं आप मुझे? क्यों, क्या आप ही नहीं हैं जो ख्वाजा सरा बनकर मुझसे मिले थे? कभी शर्मिंदगी नहीं हुई आपको इस बात पे? शर्मिंदगी कैसी? मैं ख्वाजा सरा बनकर आपसे मिला ही था। ख्वाजा सरा बनकर कोई महफिल तो नहीं लगाई थी। वो शायद बुरा मान गया था, मगर ख्वाजा सरा बनना बजाते खुद बहुत अजीब है। क्यों, क्या ख्वाजा सरा इंसान नहीं होते? क्या वो जानवर होते हैं? मैंने इनका हुलिया अपनाया था, मगर आपके लिए नहीं। मैं तो अपने काम से वो सब बना रहा था। बस इसी दौरान आप मिल गई। आप अपने काम ख्वाजा सरा बनकर निकलवाते हैं। वो दम्बा खुद रह गई। पहली दफ़ा कोई सवाल इसने बच्चों की सी दिलचस्पी से पूछा था। कभी मेरे ऑफिस आइएगा, मैं आपको अपने काम की तफसील बताऊंगा। आपके ऑफिस? मैं कभी नहीं आ रही। मगर वो अमानत, वो कैसे ढूंढूं? जो लिखा है इस पर गौर करें। और डोली की अमानत है
और वो इसी को मिलनी चाहिए जो अपनी सलाहियतों से खुद को इसके काबिल साबित कर सके। क्या आप इतनी बासलाहियत हैं? ट्राई मी, इसने जिताकर कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। संभाजी की धूप अभी तक सीढ़ियों पे इसके कदमों में गिर रही थी। क्लिनिक को इंतज़ार गाह में ठंडी सी खनकी छाई थी। वो काउच पे खामोशी से बैठी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। हाले के वसत से इसने एक डर्मालॉजिस्ट से वक्त लिया था। इसके बाल बाज़ाहिर ठीक नज़र आते थे और आयशे के दिए गए लोशन काम कर रहे थे, मगर हाथ लगाने पे वो पहले से ज़्यादा रूखे लगते और सर की जिल्द जो ख़राब हुई वो अलग। हया ने अपना पर्स साथ ही रखा हुआ था। ट्रेसर वाली डिबिया रूम में ही थी। अब वो इसे इस्तंबुल में अपने साथ लिए कर नहीं जाती थी। तभी इसके साथ वाली नशिस्त पे एक स्याह अबाया वाली लड़की आ बैठी। बैठते ही इसने चंद गहरे सांस लेकर सांस बाहर किया, फिर टिश्यू से नकाब के अंदर चेहरा थपथपाने लगी। इसके अंदाज से लग रहा था वो पैदल आई है और बहुत थक गई है। हया लाशऊरी तौर पे निगाहों का जाविया मोड़कर उसे देखने लगी। जाने क्यों आजकल वो अबाया और हिजाब वाली लड़कियों को बहुत गौर से देखा करती थी। इस्तांबुल में ऐसी लड़कियां बहुत कम ही नज़र आती थी। अलबत्ता स्कार्फ और लॉन्ग स्कर्ट वाला मिल जाती। अक्सरियत ऐसी लड़कियों की होती जिनमें से एक इसके सामने काउच पे बैठी थी। मुख्तसर स्कर्ट, बिना आस्तीन के बाजू और खूबसूरत बाल। वो टांग पे टांग रखे बैठी घुटने पे फैला मैगजीन पढ़ने में मगन थी। इस्तांबुल की अलामती लड़की। इसके स्कर्ट का रंग नारंगी था, बिल्कुल इन दो क्राउन फिश जैसा। इन दोनों काउचिस के दरमियान रखी मेज़ पे सजे एक्वेरियम में तैर रही थी नन्ही नन्ही सी नारंगी मछलियाँ, जिनकी ज़िंदगी, जिनकी सांस और जिनकी आवाज़ सब पानी था। अबाया वाली लड़की अब परस खोलकर कुछ तलाश कर रही थी। हया अभी तक इसे यूं ही देख रही थी। इसने परस से एक ऑरेंज जूस की बोतल निकाली और इसका ढक्कन उतार फिर ज़रा की और हया की तरफ बढ़ाई। नो थैंक यू। वो ज़रा संभल कर सीधी हुई। वो लड़की मुस्कुराकर बोतल में स्टार डालने लगी। स्याह नकाब में इसकी सुरमई आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप हमेशा ये अबाया करती हैं? वो रह नहीं सकी और पूछ बैठी। हूँ। नकाब तले एक घूंट लेते हुए इसने इस बात में सर हिलाया। आपको घुटन नहीं होती? मेरा दिल अल्लाह ने इसलिए खोल दिया है। सो घुटन कैसी? और वैसे भी मुसलमान लड़की तो बहुत मजबूत होती है। इसने बोतल का ढक्कन बंद करते हुए कहा। मगर मुझे तो नकाब का सोचकर ही घुटन होती है। हो सकता है ये सब सिर्फ आपके जहन में हो। आपके जहन में भी ये बातें आती होंगी ना? वो इसकी तरफ रुख मोड़े गैर इरादी तौर पे बहस करने लगी थी। क्या आप बहुत पढ़े लिखे मॉडर्न किस्म के लोगों के दरमियान बैठे आपको ये एहसास कमतरी नहीं होता? साथ ही एक निगाह इसने एक्वेरियम के पार बैठी तुर्क लड़की पे डाली जो अभी तक मैगजीन में गुम थी। बहुत मॉडर्न किस्म के लोग तो मेरे जैसे ही होते हैं ना? मेरी शरीयत तो दुनिया की सबसे मॉडर्न जदीद शरीयत है। एहसास कमतरी तो उन्हें होना चाहिए जो जाहलियत के ज़माने का तबरज करते हैं। तबरज समझती हो? इसे अंदाज़ा था, फिर भी इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। तबरज? ओ, कैसे समझाऊं? इस लड़की ने लम्हे भर को सोचा। तुमने दुबई के वो ऊंचे ऊंचे टावर्स तो देखे होंगे, बर्ज अल अरब, बर्ज अल खलीफा। हाँ, तस्वीर में। बस इसी बर्ज से ये तबरज निकला है। किसी शे को इतना नुमाया और ख़ूबसूरत बनाना कि दूर से नज़र आए। वो सदियों पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र की औरतें थीं जो तबरज करती थीं। वो अबू जहल के अरब की औरतें थीं, ज़ेबा जीनत करके मर्दों के दरमियान से गुजरती थी। अगर इस्तांबुल की लड़कियां इन ज़माना जहालियत की औरतों की पैरवी करती हैं तो वो मॉडर्न तो ना हुई ना? मॉडर्न तो मैं हूँ, तुम हो, फिर कैसी शर्मिंदगी? इसने रसान से कहते हुए शाने उचकाए। अल्लाह अल्लाह, ये एतमाद। वो दम्बा खुद रह गई। तुर्कों का असर था, वो भी अल्लाह अल्लाह कहने लगी थी। तुम्हें लगता है तुम कभी नकाब नहीं पहन सकती? वो अब टिश्यू से माथे पे आए पसीने के कतरे थपथपा रही थी। शायद नहीं, मेरी दोस्तों और फर्स्ट कज़न्स में से कोई नकाब नहीं लेता। इसे शैला याद आई, पर वो इसके सेकंड कज़न की बीवी थी। तो तुम ये रिवाज डालने वाली पहली लड़की बन जाओ, इससे क्या होगा?
जवाब में इस लड़की ने मुस्कुराकर ज़रा से शाने उचकाए, जो गारे शोर के आखिरी सुराख पे अपना पाँव रख देता है और सारी रात शाम से डसे जाने के बावजूद उफ नहीं करता। इसकी इस रात इनकी नेकियां उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी भर की नेकियों के बराबर होती है। मगर हर शख्स अबू बकर नहीं बन सकता। अबू बकर सिर्फ एक ही होता है, पहलों में पहल करने वाला। इसकी बारी पुकारी गई तो वो चौंकी, पर सलाम करके उठ खड़ी हुई। इसे अब इस लड़की से कुछ नहीं कहना था। इसका जहन साफ था, इसका क्राउन फिश के नारंगीपन की तरह शफाफ और साफ। मगर वो जानती थी कि वो कभी भी अपना चेहरा नहीं लपेट सकती। इस तस्वर से ही इसका दम घुटता था। एक्वेरियम के पानी में इसी तरह बुलबुले बने और मिट रहे थे। दोनों मछलियां बिना थके एक दूसरे से पीछे दायरे में दौड़ रही थी, दायरा जिसमें आगाज़ और इख्तिताम की तफरीक मिट जाती है। इस्तकलाल जेडसी में मामूल की चहल पहल थी। ठंडी सी धूप गली के दोनों तरफ में उठी कदीम इमारतों पे गिर रही थी, गोया सुनहरी बर्फ हो। वो जिहान के साथ साथ चलती गली में आगे बढ़ रही थी। फिर इत्तेफाक हुआ था कि इसने स्याह स्कार्फ और स्याह स्कर्ट के साथ गिरे ब्लाउज पहन रखा था और जिहान स्याह जींस पे ग्रे आधी आस्तीन वाली शर्ट। आज जब वो इधर आई थी तो इसने ख्वाहिश की थी कि वो इस्तकलाल स्ट्रीट को ख़त्म करना चाहती है। इसे इस गली का अंत देखना था। अब वो इसीलिए चलते जा रहे थे। कुछ पियोगी? जिहान ने रुककर पूछा, फिर जवाब का इंतज़ार किए बिना एक कैफ़े में चला गया। जब बाहर आया तो इसके हाथों में 2 डिस्पोजेबल गिलास थे और बगल में रोल शुदा अखबार। शुक्रिया, इसने मुस्कुराते हुए गिलास थामा। जिहान सिकंदर का इस्तबल बहुत खूबसूरत था। अच्छा है, वो खुद ही तबसरा करता घूंट भर रहा था। हया ने इसके गिलास पकड़े हाथ को देखा। इसने वो प्लाटिनियम बैंड नहीं पहन रखा था। ये इनकी मंगनी के बाद पहली मुलाकात थी और इसमें इतनी अना तो थी कि इसे खुद से कभी इस मौजू को नहीं छेड़ना था। तुम इस रोज़ 2 दफ़ा आई थी, बैकडोर की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वो सरसरी अंदाज में पूछ रहा था। यकीनन इसके वर्कर ने इसे पूरी रिपोर्ट दी होगी, मगर जवाब इसके पास तैयार था। आयशे गुल ने बेशक कहा था कि सच से बेहतर कोई जवाब नहीं होता, मगर इस वक्त आयशे कौन सा देख रही थी? कोई जानने वाला नज़र आ गया था बाले, और मैंने इससे टकराने से बेहतर समझा कि दूसरी गली में चले जाएं। वैसे भी शटल के आने तक हमें इंतज़ार तो करना था ना। अगर कभी पिछली गली में कोई जानने वाला मिले और तुम्हें इस्तकलाल में आना पड़े तो बेशक बर्गर किंग के इसी दरवाजे को इस्तेमाल कर लेना। इसकी पिछली तरफ घंटी लगी है। गिलास खाली करके जिहान ने कचरेदान में उछाल दिया। हया का भी आधा गिलास बाकी था। तुम सुनाओ, तुम्हें लंदन कब जाना है? वो काफ़ी बुलंद आवाज़ में बोल रही थी। अगले माह का सोच रहे हैं, तब तक तुम भी फारिग हो जाओगी। बाकी एक्सचेंज स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं? कुछ तुर्की में ही घूमेंगे फिरेंगे और कुछ कतर, पेरिस, दुबई वगैरह जा रहे हैं। तो तुम हमारे साथ लंदन चलो ना, फिर जुलाई में वापस आकर कैलेंडर्स करवाना और पाकिस्तान चली जाना। मैं अपनी दोस्तों के साथ बबोकदा रहना चाहती हूँ। गो के जिहान के साथ लंदन जाने का ख्याल काफ़ी पुरकशिश था, मगर इसने फ़ौरन हामी भरना मुनासिब ना समझा। ओह, डोंट टेल मी कि तुम अभी तक वही रिपोर्ट लिख रही हो। जिहान ने हाथ हिलाकर गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हया ने गर्दन फेरकर इसे देखा। बाले की दोस्त छापने के लिए तैयार थी, मगर जिहान के मना करने पे इसने वो रिपोर्ट बंद कर दी थी। आज सुबह ही जब वो इस बारे में सोच रही थी तो इसे लगा इसे ये सब किसी बातवाज शख्स से शेयर करना चाहिए, और मेजर अहमद से बढ़कर किसी पे एतबार नहीं था। तभी सुबह इसने मेजर अहमद को टेक्स्ट किया था कि वो बात करना चाहती है, मगर कोई जवाब नहीं आया था। नहीं, मैंने इसे जहन से निकाल दिया है। गुड गर्ल। वो एकदम इसके बिल्कुल मुकाबिल आ खड़ा हुआ, यूं कि हया के सामने का मंजर छुप गया। वो नासमझी से उसे देखने लगी। बाज़ दफ़ा जो हम देखते हैं वो हो नहीं रहा होता, और जो हो रहा होता है वो हम देख नहीं रहे होते। कहते इसने रोल शीट
शुदा अखबार खोला और फिर इसे लपेटने लगा, यहाँ तक कि कोन आइसक्रीम सुनहरी कोन की तरह इसने अखबार को रोल कर दिया। फिर इसने हया का गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हया ने नासमझी से गिलास इसे पकड़ाया। एक चीज़ होती है नज़र का धोखा, लोग वो नहीं होते जो वो नज़र आते हैं, और जो वो होते हैं इसे वो छुपा कर रखते हैं। इसने गिलास कोन के मुंह में उंडेल दिया। जूस धार की सूरत अखबार की कोन में गिरने लगा। जिहान ने खाली गिलास हया को थमाया और अखबार की कोन को मज़ीद लपेटना शुरू किया। फिर इसका मुंह बंद कर दिया और मुखालिफ सिमत से अखबार खोलने लगा। तह खुलती गई और पूरा अखबार सीधा खुलकर सामने आ गया। सफ़े सूखे थे और जूस गायब। ज़बरदस्त, वो मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगी। वो जानती थी ये कोई ट्रिक थी। इसने यकीनन कमाल महारत से जूस कहीं आसपास ही गिरा दिया था या फिर कुछ और किया था। बहरहाल इसका अंदाज मुतासिर कुन था। वो दोनों फिर से साथ चलने लगे थे। जिहान ने अखबार अब 2 रोया तय करके हाथ में पकड़ लिया था। दफ्तर हया का फ़ोन बजा। इसने परस से मोबाइल निकाल कर देखा। मेजर अहमद की कॉल आ रही थी। इसने कॉल काट दी और फ़ोन रख दिया। जिहान इतना महज़ब तो था कि कोई सवाल ना करता, मगर वो खुद बताना चाहती थी। मेजर अहमद की कॉल थी, कुछ काम था इनसे। वो चलते हुए सरसरी अंदाज में बोली, ये सरासर जुआ था। जिहान के मूड का कुछ भरोसा ना था, मगर वो इस पे भरोसा करना चाहती थी। मेजर अहमद कौन? इसने नासमझी से हया को देखा। पाकिस्तान में होते हैं, साइबर क्राइम सेल में इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। तुम्हारे अब्बा को भी जानते हैं। वो ज़रा रुकी, मैं इनसे बात करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? ऑफ कोर्स नहीं। इसने शाने उचका दिए। कौन इतना काबिल एतबार है, ये फ़ैसला तुम खुद कर सकती हो, क्योंकि मेरे नज़दीक तो सब एक जैसे ही होते हैं। इतनी बेयकीनी भी अच्छी नहीं होती जिहान। रियली? जैसे तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा जूस मैंने कहीं गिरा दिया था। वो फिर इसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ और गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया, जो जाने क्यों अभी तक वो पकड़े खड़ी थी। यकीनन तुमने ऐसा ही किया होगा। इसने गिलास जिहान को थमा दिया। तब तक वो अखबार को दोबारा कोन की शक्ल में लपेट चुका था। गिलास लेकर इसने अखबार की कोन का खुला मुंह गिलास में उल्टा। वेंदा कोला ड्रग एक धार की सूरत में गिलास में गिरने लगा। वो बेयकीनी से साथ खड़ी देख रही थी।